बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें भारत के ख़िलाफ़ वो तमाम सबूत, तमाम शवाहिद दुनिया के सामने आ गए। जहाँ पे भारत बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ को फ़ंड कर रहा है, वहाँ पर जो ग्रोह इस वक्त बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं उनको फ़ंड किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास जो कॉन्सुलेट्स हैं जितने, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के हवाले से अफ़गानिस्तान की सरजमीन को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, ऑडियो मैसेजेस, और वो दहशतगर्द जिनको भारत ने ना सिर्फ अपना मेहमान बनाया बल्कि उनको तरबियत भी दी, उनका इलाज मुआवजा भी करवाया। ये तमाम डिटेल्स आज जब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखी हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फ़तह है, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश करता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सियासी तब्दीलियाँ हो रही हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। ऐसे वक्त में इन तमाम शवाहिद का सामने आना यकीनन अहम है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी इन तमाम कैंप्स को, जहाँ पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है, उनको डिसमेंटल करना होगा, इन कैंप से जान छुड़ानी होगी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, डिप्लोमेटिक अप्रोच क्या होगी, इस डॉसियर को किन फोरम्स पर लेके जाना होगा और किस तरीके से दुनिया में भारत को एक्सपोज करना होगा। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मतीन हैदर साहब, ब्यूरो चीफ हैं GTV के और सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर कमर चीमा साहब, जो काउंटर टेररिज्म की अगर बात करें तो ये इनका सब्जेक्ट है, स्पेशलिस्ट है इसके। कमर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। अगर मैं आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से अपने ब्यूरो चीफ से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँ। मतीन, बहुत अहम ये प्रेस ब्रीफिंग है। पाकिस्तान इससे पहले कई बार बहुत सारे डॉजियर्स बना चुका है और हमने देखा कि वो हम भेजते भी रहे हैं। हमने इंडिया के लोग जो फॉर्मल फोरम्स हैं वहाँ पे उनको एक्सचेंज भी हम करते रहे। ये आज के सबूत कितने अहम हैं और नेक्स्ट स्टेप्स क्या अनाउंस किए गए हैं? जी हाँ, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा आम नुक्ता आपने उठाया। एक तो ये कि पहले भी डोजियर्स तैयार हुए हैं। मुस्लिम लीग नून का जो दौरे हुकूमत था उसमें सरताज अजीज़ साहब ने डोजियर तैयार किया था और वो भी हमारी उस वक्त की अस्करी क़यादत ऑन बोर्ड थी और वो डोजियर उस वक्त की US एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया गया, यून को भी दिया गया। उसके बाद हमने उसका ट्रैक नहीं रखा। बिल्कुल आज भी वही बात आती है कि ये डोजियर तो तैयार कर लिया गया, बहुत मेहनत की है, तमाम हक़ाइक़, एदाद शुमार और तंजीरें आप देखें कि उसमें ऑडियो, उसमें वीडियोस, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे कहा जाए कि इंडियन टेररिज्म को एक्सपोज करने में या शहादतों या एविडेंस में कोई कमी है। फिट केस है इंडियन टेररिज्म का इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करने का। अब चाहिए ये कि एबिलिटी तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे नहीं आ सकती, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आना है फॉरेन ऑफिस ने। आप बेहतरीन पर्टिकुलरली P5 कंट्रीज़, आपने पहले ये पूछा था कौन से फोरम्स है, P5 कंट्रीज़ के कैपिटल्स को टच करना चाहिए। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN के जितने इदारे हैं, और उसके साथ साथ FATF के अगरचे हम डायरेक्ट रुकन नहीं है लेकिन जो हमारे दोस्त ममालिक उसके रुकन हैं, ये तमाम तर चीज़ें करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी वो चूँकि ट्रांजिशन एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ एक्सेस हमें ईजी होगी। फौरी तौर पर वाशिंगटन में हमारी एम्बेसी को चाहिए कि हम जो अमेरिका का काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट है, जो उनकी इस वक्त ट्रांजिशनल टीम है, उन तक ये चीज़ें फौरी तौर पर ठीक है। पहुँचाई अच्छा, जाएँ। ये जी बड़े इंपॉर्टेंट आपने फोरम्स की निशानदेही की है। ब्रिगेडियर साहब, CPEC के हवाले से हम देखते रहे हैं बलूचिस्तान में बार बार ऐसी साजिशें भी होती रहीं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हमले भी होते रहे और आज बहुत सारे सबूत सामने आए कि इंडिया ने कितना फंड लगाया है CPEC को नाकाम करने के हवाले से। आप समझते हैं कि यहाँ पे हमें चाइना को भी ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उनके साथ भी बात करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ के साथ तो बिल्कुल हमारे मामला बहुत डीप हैं। इस हवाले से CPEC के हवाले से और डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री कोऑपरेशन वगैरह बड़ी सेंसिटिव लेवल पे भी उनके साथ हमारी कोऑपरेशन चल रही है। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, वो तो हम कितने अरसे से सुन रहे हैं कि चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हमारी अस्करी क़यादत हो, ISI हो,
उनके भी वहाँ पे रवाबित हैं एट स्टेट टू स्टेट लेवल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, वो तमाम ताल्लुकात हैं। इवन टू द एक्सटेंट कि डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जो है वो भी अब पीछे पाकिस्तान आए हैं 3-4 दिन के लिए, और वो एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन मसला ये है कि उसके बावजूद और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 इजलास हो चुके अभी तक कश्मीर के हवाले से, देखें अभी तक कोई इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। मैं तो आज सुन के हैरान रह गया कि अभी भी, हमें तो पहले ये कहा जाता था, फिगर था 22-24 ट्रेनिंग कैंप्स, बेस कैंप्स जो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, यानी कि अक्रॉस दी पाक अफगान बॉर्डर, पख्तिया, खोस्त और नंगरहार, ये तमाम इलाके जो है। अब वो आज कह रहे हैं कि जी 66 बेस कैंप्स वहां पे और 21 जो इंडिया में है। तो मुझे ये बताएं, जो सोर्स ऑफ टेरर है वो तो चले ठीक है, ओरिजिनेट तो इंडिया से करता है, लेकिन ये तो क्लियरली बता रहा है कि रॉ की और अफगान एनडीएस की जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसमें चले रोग एलिमेंट्स हैं, उनकी तो बड़ी क्लोज कोऑपरेशन है। उनकी क्लोज कोऑपरेशन के बगैर तो ये सारे ट्रेनिंग कैंप वहां पे नहीं चल सकते। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के अंदर भी बड़े एलिमेंट्स हैं जो कि ऑन बोर्ड हैं कि अब की सरजमीन दी जाए रॉ को पाकिस्तान के खिलाफ। फिर मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि जो कुछ वहां पे ये 66 ट्रेनिंग कैंप्स कर रहे हैं, जहां से ये which are launching pad against CPAC in बलूचिस्तान, अदरवाइज बलूचिस्तान और फिर साबिक फाटा और हमारे बाकी शहरों में, कि ये अमेरिकन को पता नहीं है, CIA को बिल्कुल पता है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, उनको सारा पता है कि ये क्या कुछ हो रहा है। और फिर ये भी बात है कि हमें ओवर द ईयर हमारी भी इतना जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, ये तमाम चीजें इतनी अच्छी हैं कि मेरे ख्याल हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है उन 66 कैंप्स का। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फर्क पड़ेगा कि हम ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे हम जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं, FATF में जाएं, OIC में चले, वहां पे भी चले जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ताकि उनकी जो अपना बर्बरियत कश्मीर में उसको एक्सपोज करें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है कि चाइना के साथ मेरा ख्याल है हमारी हिकमत अमली चल रही है, और मेरे ख्याल बड़ी सीरियस मामला हैं उनके साथ हमारे, एंड दे आर आल्सो वेरी अपसेट। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास जो कि इन गेट है CPAC का, वहां पे ये गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आजाद कश्मीर में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं एक जुमला कहूंगा, देखें हमारी जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है ना टुवर्ड इंडिया, मेरा ख्याल है ये पॉलिसी को बहुत ज्यादा चली गई है, और उनकी अप्रोच पाकिस्तान की तरफ जारहाना अप्रोच है, वो खुल के आ रहे हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगी ब्रिगेडियर साहब, मैंने आपसे ये भी पूछना है, आपने 2 दफा कहा फर्क नहीं पड़ेगा बात करने से, मैं आपसे पूछूंगी कि फर्क किस चीज से पड़ता है, पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या हैं। लेकिन कमर, अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत ज़्यादा अगर टेरर फंडिंग के ऊपर काफ़ी सख्तियां की हैं सारी जगहों पे, और जहां पे पाकिस्तान का ज़रा सा कोई नाम भी ले देता है बिलखुसूस इंडिया की तरफ से, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हमारी शुरू हो जाती है स्टेट लेवल के ऊपर। लेकिन इंडिया के बारे में पहले भी हम बहुत सारे सबूत दिखा चुके हैं पूरी दुनिया को, और आज के ये जो सबूत हैं ये क्लियर केस है टेरर फंडिंग का, और इंटरनेशनल सॉइल के ऊपर प्रॉक्सी नहीं लड़ी जा रही बल्कि बराह रास्त बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है। तो आप समझते हैं कि दुनिया इन शवाहिद को देखते हुए अपनी कोई ना कोई सोच तब्दील करेगी या अपनी अप्रोच तब्दील करेगी इंडिया की तरफ? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जितना भी नैरेटिव बनाता है रिगार्डिंग कश्मीर और इंडिया, हम बहुत सारा नैरेटिव तो अपने घर में ही हार जाते हैं। उसकी वजह यह है, तंजीला, मैं समझता ये हूं कि जब भी मिलिट्री लीडरशिप या DGI SPR कोई बात करते हैं, या जो फॉरेन ऑफिस की बात आती है, तो ये एक क्रॉस द बोर्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्रॉस पॉलिटिकल, सारी सियासी जमातें बात करें इसके ऊपर। ये सिर्फ ये ना लगे कि ये हुकूमत और DGI SPR का मसला है, ये पता चले कि ये अवाम का मसला है, ये सियासी जमातों का मसला है। और सियासी जमातों ने ये जो सिर्फ छोड़ दिया हुआ है कि जी सिर्फ हुकूमत में होंगे तो बात करेंगे, DGI SPR बात करेंगे, ये एक बड़ी गलत चीज है। सो सिविल मिलिट्री जो नैरेटिव है ये सिंक होना चाहिए, और क्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इसकी डिस्कशन होनी चाहिए। देखें, दूसरी अहम चीज मैं बताऊं, हमने वजीर आजम ने जब कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ तो कहा ये भारत करवा रहा है, मोहित यूसुफ ने कारिन थापर को कहा। तो मुझे ये बताएं कि इसके बाद चीन को इसके ऊपर बोलना चाहिए कि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जहां जहां चीन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम कंट्रोवर्शियल करें,
तो चीन को ऑन बोर्ड लेके हमें ये बताना होगा कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बताए कि हम बड़े कंसर्न हैं कि जो भारत दहशतगर्दी करवाता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान बात कर रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में तो हम जाएंगे, लेकिन चीन को हमारा साथ देना चाहिए और चीन के ऊपर इसको बात करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें पता है कि चीन इंडिया जो है वो हमें हिट करने की कोशिश करता है। सो हमारा जो मीडिया है हम सिर्फ उसको डिस्कस करते हैं जब, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, मीडिया के ऊपर मैं इंडियन मीडिया पे काफी आता रहता हूं, नदीर हैदर साहब भी काफी आते रहते हैं, वो उनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक पोजीशन का ज्यादा पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें इंडिया के अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट बनती है मीडिया के अंदर। जनरल पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो इंडियन फॉल्ट लाइंस है उसकी डिस्कशन नहीं होती। जो मैं समझता हूं कि अगर आप किसी भी इंडियन आम बंदे को पकड़ ले वो पाकिस्तान के बारे में ज्यादा जानता है। हमारे लोग सिर्फ इतना जानते हैं कश्मीर में क्या हुआ, मोदी क्या कर रहे हैं, एलओसी के ऊपर, और दैट्स इट। विद इन इंडिया क्या फॉल्ट लाइंस है वो तो नहीं डिस्कस करते। वो हमारी आर्मी को हिट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है आर्मी पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करती है, कंट्रोवर्शियल बनाओ। वो सीपैक को हिट करती है, उनको पता है कि ये पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी लेके आ रही है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ लेके आ रही है, इसको हिट करो। वो सिविल अनरेस्ट चाहते हैं। और ये हाल ही में जो पीडीएम का जो अलायंस बना है, गो के ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन इंडियंस इसको मिसयूज कर रहे हैं कि देखिए जी वो तो सारा टाइम उनकी आर्मी के ऊपर बात हो रही है और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात हो रही है। और देखिए ये चीजें हमें एट होम करनी चाहिए। अगर इंडिया को डील करना है तो चीन को ऑन बोर्ड लेना है कि भाई किस तरह ये जो आप क्यों नहीं बोलते जब कराची स्टॉक एक्सचेंज में जहांगीर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट है, आपके इंटरेस्ट को हम यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपको हमने आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, तो चीनी क्यों नहीं इसके ऊपर बोलते? ये मेरा ख्याल है टेकअप करना चाहिए हाईएस्ट फोरम पे ताकि चीन इसके ऊपर बोले। ठीक है, सो आपकी बात से जो टेक अवे है वो ये है जी कि आपको नैरेटिव बिल्ड करना है जिसमें इंडिया की लॉबीज, इंडिया का मीडिया, इंडिया की कौम बहुत तेज है और वो बड़ी मुनज़्ज़म लॉबिंग करते हैं, मुनज़्ज़म नैरेटिव बिल्ड करते हैं। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? डिप्लोमेटिक जो इस वक्त अप्रोच होनी चाहिए, हम वो भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें आसिफ दुरानी साहब ज्वाइन करेंगे, साबिक एम्बेसडर हैं जी। और कमर चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। भारत किस तरीके से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुनज़्ज़म हरकतें करता रहा है, आज उसके सबूत पाकिस्तान ने सामने रखे, उसी पर हम बात करें। और इस वक्त जैसे मैंने ब्रेक पर जाते हुए आपसे कहा था कि आसिफ दुरानी साहब जो कि साबिक सफ़ीर हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। लेकिन मतीन साहब, अफ़गानिस्तान का जिक्र रेजोनेट करता रहा इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग में, चाहे वो दहशतगर्दों के कैंप्स हों, चाहे वहाँ पे फंडिंग का मामला हो, चाहे दहशतगर्दों की तरबियत के कैंप्स हों, सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। और अफ़गानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। माजी में शायद इतने पॉजिटिव हमने नहीं देखा उनको, क्योंकि बड़ा फ्लक्चुएट हम करते रहे। तो ये तजाद क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए जितना इंडियंस टेररिज्म किया जा रहा है इसमें तकरीबन आलमोस्ट 70 to 80% वाया अफ़गानिस्तान है। और उसमें जो मेन रोल है वो जलालाबाद में इंडियन कौंसलेट, काबुल में भारतीय सफारतखाना, इसके साथ साथ कंधार में इंडियन कौंसलेट और बाकी जो इंडियन कौंसलेट्स अक्रॉस द बॉर्डर, जी अक्रॉस द बॉर्डर, यानी जो मुख्तलिफ अफ़गान शहरों में काम कर रहे हैं। बड़ी जितने अफ़गान कौंसलेट्स हैं और उनकी मेन एम्बेसी जो काबुल के अंदर है इंडिया की, ये तमाम तर प्लानिंग्स कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन कर रहे हैं जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ हैं बलूचिस्तान के अंदर। चूँकि बलूचिस्तान का जिसे कहते हैं सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान के साथ, उनके लिए पेनिट्रेट करना, वहाँ से अपनी नकलो हरकत करना, वो उनके लिए ज़्यादा ईजी है। लिहाजा आज जो है ज़्यादा फोकस अफ़गानिस्तान के ऊपर रखा गया। अब ये कि माजी में क्या था, माजी में जो अफ़गान पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो भी पावर्स में आए, पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे और साथ दिल्ली के साथ भी दोस्ती करते रहे, यानी यजीद से भी दोस्ती, हुसैन को भी सलाम। ये काबुल हुकूमत की जो मुनाफिकाना पॉलिसीज़ थी, ये पाकिस्तान के लिए आज बड़ा मॉन्स्टर बन के ये चीज़ सामने आ चुकी है। उन्होंने
एनडीएस की जो ट्रेनिंग करवाई वो इंडियन इंटेलिजेंस रॉ ने की, उनके अंदर जो जिस तरीके से बंदे भर्ती किए गए, जिस तरीके से फंडिंग की गई, तो काबुल में मैसिव इंडियन फंडिंग है। अब करना ये है कि नेक्स्ट वीक में हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान काबुल जा रहे हैं। ये डोसियर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपने अपने ब्रीफ केस में साथ रखना होगा, और जब वो अशरफ गनी से मिलें, जब वो अब्दुल्ला से मिलें, जब वो एनडीएस के सरबराहों से मिलें, मतलब उनकी प्रेसिडेंशियल पैलेस में टॉक्स होंगी, सबसे पहले वो डोजियर उनके सामने रखें। ये आपने अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है जी कि बिल्कुल, काबुल और जा ये रहे हैं। काबुल जा रहे हैं, एक दिन का दौरा है, और इसका मकसद यही है अमन और रिकन्सिलिएशन। तंजीला, अमन कैसे हो सकता है जब अफ़गानिस्तान की काबुल की एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को वहाँ स्टॉप नहीं करेगी? तो डोसियर वज़ीर आज़म को साथ रखना चाहिए, वज़ीर ख़ारजा को साथ होना चाहिए, हमारी कौमी सलामती के मशीर साथ हों। अक्सर इन हाई लेवल विजिट्स में आर्मी चीफ और DGISI भी साथ जाते हैं। अगर सिक्योरिटी टीम भी साथ गई तो यकीनी तौर पे ये मामला एक उठाया अच्छा जाए। मौका है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए। आसिफ दुरानी साहब, आपने ज़ाहिर है आप इस रीजन को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप खुद अफ़गानिस्तान में सर्व भी करके आए हैं। अफ़गानिस्तान की दोहरी पॉलिसी जिसका मतीन ने जिक्र किया, एक तो यह ना कि दोस्तियाँ तो ज़ाहिर है रियासतें करती हैं, सबसे दोस्तियाँ भी रखती हैं, तिजारत भी, लेकिन ऊपर से दोस्ती और अंदर अंदर से हमें इस तरह से नुकसान पहुँचाना, आपको लगता है कि दिस इज़ द टाइम जब वहाँ पे पॉलिटिकल इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के साथ, और हालात भी बेहतर करना चाहते हैं वो, और पाकिस्तान का किरदार भी उन्हें नज़र आ रहा है कि विदाउट पाकिस्तान अब वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो शायद उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो आज प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें जिस सबूतों के साथ उन्होंने जो कुछ इंडिया वहाँ पे अफगानिस्तान में कर रहा है, यकीनन उसमें जो है अफगान हुकूमत की जो है वो उसमें शामिल थी। और इसमें सिर्फ अशरफ गनी हुकूमत ही नहीं है, ये सिलसिला तो पहले से जारी था। और जब आप अफगान इंटेलिजेंस एनडीएस की बात करते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री आज की नहीं है। उस एनडीएस के अंदर जो है वो सोवियत ज़माने से, जब सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान में होते थे तो उनका अमल दखल रहता था। ऑलमोस्ट जब मैं वहाँ पोस्टेड था 2005 से 9 तक, तो वहाँ पे तकरीबन कहा जाता था कि 85% जो है एनडीएस के अंदर जो है वो एक्स सोवियत ट्रेंड और इंडियन ट्रेंड जो है ऑपरेटिव्स काम करते हैं। तो उसमें जो है इंडिया का वहाँ के एनडीएस में जो है इंग्रेस करना कोई जो है मुश्किल काम नहीं था, वहाँ उनको फंड भी कर रहे थे। इसी तरह इंडिया ने जो अफगानिस्तान को बहुत शुरू से ही ये इस बात वो कर लिया था, खासकर बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे इंडियंस ने उनके साथ बहुत ज़्यादा इंग्रेस किया था, फिर अफगान के साथ भी थे। और दूसरा एक कि अफगानिस्तान एक जो ट्राइबल सोसाइटी है उसकी चीज़ें छुपी नहीं रहती थी। अभी जैसे आपने मतीन साहब ने भी उसका जिक्र किया, तो अफगानिस्तान के जो कॉन्सुलेट्स हैं जलालाबाद और कंधार के अंदर जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं, वो उनका काम ही यही था एक्चुअली। वरना तो उधर जो है एक जो है रुपए का भी कोई काउंसल वर्क जो है ना कंधार में होता है और ना जलालाबाद में होता है। तो इसलिए उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान पे नज़र रखना, और जो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी खासकर सबोटाइज की, वो उसमें मुदाखलत करते थे। और मैं इसकी तरफ तो बहुत कई दफ़ा अपनी जो टीवी इंटरेक्शन है उसमें मैं जो है वो इशारा कर चुका हूँ। तो ये जो है, और इसमें दोहरी बात नहीं है, अफगानिस्तान की हुकूमत का एक इंक्लिनेशन था जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था। सही। और इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर जो डिस्पेंसेशन है वो एक्चुअली वो वही डिस्पेंसेशन है जो जब तालिबान हुकूमत कर रहे थे तो उस वक्त वो एट द रिसीविंग एंड था, और उस वक्त इंडिया, ईरान और रशियन नेक्सस जो है वो उसको सपोर्ट करता था। तो अब वो हमें इस मामले में फिर हैरान नहीं होना चाहिए, और ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है, और उसमें हमें कोई हैरत नहीं थी कि इनके दरमियान ये कोलूजन था, ठीक है। और ये है अच्छा, और अब तक है। बसरा अब साहब, ये अच्छी बात ये हो गई मैं है आपसे कि ये पहले भी वो कहते थे कि सबूत नहीं है, जी ये अमेरिकन हमें यही कहते थे कि सबूत नहीं है। तो आज जो है जो बैंक अकाउंट्स और जिस तरह से ट्रांजैक्शंस होते रही, ये तो एक यानी क्लियरली अब उन सबूतों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि एफएटीएफ जो है वो भी इसका जो है नोटिस लेगा। जब ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो इंडिया तो एक्चुअली जो है दे आर
caught with their hands in the cookie jar. जी. ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप कह रहे थे कि फ़ायदा नहीं होगा, दुनिया को तो पहले से नज़र आ रहा है, और एम्बेसडर साहब भी कह रहे हैं कि हैरत की इसमें बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो ऑन ग्राउंड है उनको सारी सिचुएशन का पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में इंटरफेरेंस के लिए इन कॉन्सुलेट को इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो फ़ायदा किस चीज़ से होगा? अब हम ज़रा सोल्यूशंस की तरफ अगर बढ़ें तो व्हाट डू यू थिंक, सोल्यूशंस क्या हैं? पहली बात तुझे मैं क्विकली कह दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर अगले हफ्ते जा रहे हैं और वो डोजियर साथ लेके जाएंगे, और बेशक वली साहब को प्रेजेंट कर दें, अब्दुल्ला साहब को प्रेजेंट कर दें, कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि काबुल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अथॉरिटी बहुत कमज़ोर है, और मेरा नहीं ख्याल है उनके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस है इंडियंस का। तो ये तो आप भूल जाएं कि कुछ होगा। लेकिन सर, हम किसी बार्गेन सिचुएशन में आपको नजर नहीं आते, हमारी कोई पोजीशन है बार्गेन करने की, बिकॉज दे नीड आवर हेल्प। अभी वहां पे जो नया सियासी सेटअप होगा उसमें पाकिस्तान की मदद की जरूरत है, तो आपको लगता है वी कैन बार्गेन ऑन दीज थिंग्स? देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि अफगान पीस प्रोसेस जो कंक्लूड किया, जिससे पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया था अमेरिकन का और अफगान तालिबान का, या आगे ये जो इंटर अफगान डायलॉग है, यहाँ पे कि ये गारंटीज आनी चाहिए थी कि जितने ये सरजमीन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और जितनी ऐसे कैंप्स हैं ये डिसमेंटल होंगे। लेकिन ना वो चीज़ आई, ना किसी ने उसकी बात की। आपके ख्याल में इंडियंस ये केस ये रॉ और एनडीएस की बेसिस जो है इनको डिसमेंटल करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि उन्होंने तो कंसोर्शियम बना लिया, टीटीपी एक तरफ है और वो ब्रास जो बलूचिस्तान रेबल ग्रुप्स है, मिलिटेंट ग्रुप्स, वो एक तरफ है, बल्कि उन्होंने उनको भी आके एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। माई पॉइंट इज दिस, देखिए ऑप्शन हमारा ये है कि ये करते रहे, डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये तमाम चीजें साथ साथ चलती रहे। जब तक आपकी अप्रोच एग्रेसिव जारहाना नहीं होगी, ये कैसा हो सकता है कि पाकिस्तान अब की इतनी मिलिट्री माइट हो और हम कहें कि जी हम अपने बस बॉर्डर में बैठे हैं, आपके सक्सेसिव बेसिस से आप जनाब जो एट लिबर्टी कि आप उनको लॉन्च करें पाकिस्तान में फॉर स्ट्राइक्स इन बलूचिस्तान एंड इन फाटा, साबिक फाटा या केपी और बाकी शहरों में। तो अभी तो यही हो रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी आप कह रहे हैं कि एग्रेसिव, ठीक है, सुने मेरी बात सुने, जी जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी यही हो रहा है। वो हमें हिट करते हैं, हम चले 2 गुना ज्यादा उनको हिट करते हैं। मैं समझता हूं हमें उनको 10 गुना ज्यादा हिट करना चाहिए, और इट शुड बी वेरी लीथल एंड ब्रूटल रिस्पॉन्स। मेरा ख्याल है उस तरह का रिस्पॉन्स होगा। एस्केलेशन से हमें घबराना नहीं चाहिए। एस्केलेशन 5-6 दिन होती है, होने दे। अगर इंडियन मिलिट्री बेसिस जो है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे आजाद कश्मीर में ये सारी तबाही वो मचा रहे हैं, वी शुड हिट आउट एट दोज बेसिस। हमें घबराना नहीं चाहिए। देखिए टर्की ने क्या किया, देखिए अजरबैजान ने क्या किया, लेकिन सवाल ये कि जी हम अमन चाहते हैं, और भाई हम अमन चाहते हैं, ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो है, अफगानिस्तान का सारा गंदम, सारी चीनी, सारी दाल, रोटी, पानी पाकिस्तान से जाता है, उनकी ट्रेड पाकिस्तान से जाती है। हमारे पास तो बहुत लेवरेज है अफगानिस्तान के कान खींचने के। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हम ये लेवरेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें एग्रेसिव होना सूट करता है या नहीं? हम अक्सर जब हम अपने इंडो पाक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये जुमला बहुत मजबूती से बोला जाता है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और अगर वो कमज़ोरी समझा जा रहा है तो हम उसको करेक्ट कैसे करें, इस परसेप्शन को कैसे क्योर करना है। आखिरी सेगमेंट में इस पर बात करेंगे जी। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मतीन कुछ कहना भी चाह रहे हैं, स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और बात हम कर रहे हैं इस वक्त के जो पाकिस्तान के पास इतने मजबूत शवाहिद हैं, भारत को पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए इससे ज़्यादा किसी रियासत के पास शायद कोई सबूत नहीं होंगे, शवाहिद नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो नैरेटिव की बयानिए की जंग है वहाँ पे हमें उतनी कामयाबियाँ नहीं मिली। तो मतीन, जो बात अभी ब्रिगेडियर साहब कहते हैं, वो कहते हैं एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। सी पैक के हवाले से चाइना का क्या किरदार बनता है? हमारे इन हाउस ज़ाहिर है अब हमें लगता है कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो इन हाउस सिक्योरिटी पॉलिसी को कितना स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है? फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कितना अहम रोल है? कमर हमारे साथ पहले सेगमेंट में थे, वो कह रहे थे हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो मामला है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। 1 बाय 1 मैं इसका जवाब दूंगा। पहले तो आपने कहा कि चीन इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है,
और इसमें जो आज हमारे पैनलिस्ट में वहाँ से भी ये तजवीज़ आई कि चाइना को फौरी तौर पे आगे बढ़ना होगा, और यही डोजियर अगर वज़ीर आज़म काबुल जा रहे हैं ख़ुद, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं या वज़ीर ख़ारजा फौरी तौर पे ये डोजियर लेके वो चीनी क़यादत तक भी पहुँचें, चाइना को बताएं चाइना शुड एक्सटेंड ऑल पॉसिबल सपोर्ट टू पाकिस्तान इन काउंटरिंग टेररिज्म। उसे पता होना चाहिए कि चाइना की सारी इन्वेस्टमेंट स्टेक पे लगी है। दूसरा, इन हाउस हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना होगा, चूँकि अब एक सीक्रेट वार है और वो सीक्रेट वार दुश्मन ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर रही है। इट्स ए प्रॉक्सी सीक्रेट वार है, इसका मुकाबला हमने करना है। और जिस तरह के जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की टॉप की रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप हिट के ऊपर है, सिविलियन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हिट के ऊपर हैं, आज़ाद के शागिर्द बल्तिस्तान। इस बात का तकाजा ये है कि हमारे सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे टाइमली शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उसको बेहतर बनाएं। नेक्टा जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, जो प्रोविंसेस को सिक्योरिटी अलर्ट्स और चीज़ें देती है, उसको फौरी तौर पे हमें स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करना होगा। किसी किस्म की जिसे कहते हैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ना होगा, और हमें अपनी टाइमली इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग और सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मैं अपने इससे कबल जो न्यूज़ आवर्स थे उसमें मैं ये बात कर चुका हूँ और कमर चीमा साहब ने भी मेरी बात को एंडोर्स किया, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बंद कमरे के इजलास में बुलाकर उनके सामने डोजियर रखा जाए। उन्हें कहें जी एक बयानिया होना चाहिए, फ़ौज, वज़ीर आज़म इमरान खान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो जो पहले कुछ कर चुके नेशनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर उनसे प्लेज लेना चाहिए। तो जब तक हम अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, एक APC बुलानी चाहिए या खुफिया कमरे में इजलास बुलाना चाहिए, उनके सामने ब्रीफिंग पहले भी होती रही है माजी में, तो इस तरह की ताकि सिविल मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप इस मामले पे, इंडिया के मामले के ऊपर एक पेज पे हो। ठीक है दुरानी साहब, आपने अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट तो हमें बड़े दुरुस्त अंदाज में समझाया है, लेकिन अगर हम बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की अप्रोच को देखें तो ब्रिगेडियर साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। एक स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान में वो भी है जो कहता है कि पाकिस्तान ने जिस स्वभाव से हमेशा इस मामले को टैकल किया, उसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है दुनिया में। तो आपका क्या व्यू है? देखिए, बशीर साहब ने यकीनन जिस चूंकि वो खुद फौज में रहे हैं, तो उन्होंने जिस अंदाज से जो बात की है वो उसके अपना एक मेरिट है। दुनिया जो है वो बहरहाल फौजी तरीके से नहीं चलती। दुनिया में जो डिप्लोमेसी की जो है, तो उसके लिए कॉन्क्रीट प्रूफ चाहिए होते हैं, और मेरे नज़दीक ये जो आज फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका असर होना चाहिए। और इसको यकीनन डिप्लोमेटिक लेवल पे फिर अब ये जो डोजियर है, इसको आपने फिर इफेक्टिवली उसको आगे पहुंचाना है, और जो राइट कॉर्नर्स हैं उनको पहुंचाना है। हमें ये यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं कि हमें किस किस को पहुंचाना और किस मुल्क को पहुंचाना और किस मुल्क को क्या करना चाहिए। आई थिंक इसके लिए जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो अपने तौर पे काम करते हैं, उनको पता है कि क्या काम करना है। अच्छा, क्या आपको कंसिस्टेंसी की कमी भी लगती है दुरानी साहब? हम बार बार जब सुनते हैं कि हम क्यों उतनी कामयाबियां नहीं ले सकते जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। यू थिंक के मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। हमारे जो असल है, हमारे इक्तिसादी जो मसल है वो कमज़ोर है। आप इक्तिसादी तौर पे मजबूत हो जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। इस वक्त इंडिया अपना फ़ायदा उठा रहा है, अपने जो इकनॉमिक मसल्स की वजह से उठा रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। आपकी बात भी उसी तरह सुनी जाती है। या बाज़ ऐसे ममालिक हैं जो अमीर ममालिक हैं जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन दे गेट अवे विद दैट। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी तंजीमों का जिक्र आया जिनको रॉ से फंडिंग के सबूत आज DGI ISPR ने और वज़ीर ख़ारजा ने सामने रखे हैं। आपको क्या लगता है कि हम हमेशा बलूचिस्तान में एक तो डायलॉग की पॉलिसी को भी लोग कहते रहे कि इन तमाम नाराज़ ग्रोहों के साथ डायलॉग्स होने चाहिए, दूसरी तरफ वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन को स्ट्रेंथन करने की भी बात होती है। व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या इस वक्त ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? देखिए, जहाँ तक वो नाराज़ जो बलोच लीडर हैं जो पाकिस्तान से बाहर एग्जाइल में हैं, वो तो मेरा ख्याल एक प्रोसेस चला था बड़ा सीरियसली, और अब उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अब वो प्रोसेस जो है वो गालिबन ख़त्म हो गया।
और यही एक तरीका है कि जो वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, डॉक्टर अल्लाह नज़ीर, इस किस्म के जो लोग हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, वो जैसे जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं उनके खिलाफ आप मिलिट्री कार्रवाई करते जाए एंड गो आफ्टर देम, दैट इज़ वन वे। और दूसरा एक अच्छी ब्रेक थ्रू ये हुई है कि ईरान की सरजमीन जो बलूचिस्तान के अगेंस्ट जो एंटी पाकिस्तान मिलिट्री ग्रुप्स थे ईरान की सरजमीन से, मेरा ख्याल है कुलभूषण जाधव के नेटवर्क तोड़ने के बाद वो मेरा ख्याल उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, ऑल्दो आई थिंक अ लॉट मोर स्टिल्स टू बी डन। तो पाकिस्तान ईरान के साथ वो एक मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस शेयरिंग और वो तमाम चीज़ें हो रही हैं और आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा, देखें हमारे जहाँ तक सियासतदानों का ताल्लुक है, जो भी बात हुई, यही इस किस्म की मेरा ख्याल ब्रीफिंग है जो कि 3-4 दिन पहले रखी गई थी पार्लियामेंट के अंदर फॉर दी पार्लियामेंट्री हेड्स, और नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी और इन कैमरा होनी थी, और आपको पता उन लोगों ने बॉयकॉट किया, पीडीएम के जो लोग थे, और वो नहीं आए। तो ये तो आप उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं। आज ये बात की गई थी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, कि हम रखते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, मैं उसी की बात कर रहा था। देखें, ना यूनाइटेड नेशन आपकी मदद को आएगा, ना अमेरिका आएगा, ना बोरिस जॉनसन, ना बाइडन, ना कोई और, कि जनाब हम आपके लिए अफगानिस्तान में की सरजमीन जो है उसमें ये बेसिस रिमूव करते हैं, और कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई बहुत बड़ा कोई अरेंजमेंट हो, वो नहीं होने लगा। इसी तरह आप करते रहेंगे, डोजियर बनते रहेंगे। डोजियर तो हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में भी देखा था, जब वो शर्म उल शेख गए थे, तो याद है बड़ा एक हंगामा हो गया था जब उन्होंने वहाँ पे एक डोजियर जो है बलूचिस्तान पे ये दहशतगर्दी की ये जो इंडियंस हैं एक्टिविटीज प्रेजेंट किया था। तो डोजियर से कुछ नहीं बनने लगा, ये बस फाइल का पेट भरने वाली बात है। मैं फिर ये कहूँगा, टर्की ने जब देखा कि एंटी टर्की मिलिटेंट ग्रुप्स अक्रॉस द सीरियन बॉर्डर वो गड़बड़ कर रहे हैं, उन टर्किश आर्मी गई, उन्होंने अपना 10-12 किलोमीटर का जोन जो है उसको सिक्योर किया। अजरबैजान ने देखिए अभी क्या किया, कितना छोटा मुल्क है, कोई मुकाबला नहीं पाकिस्तान के जिस तरह हमारी मिलिट्री माइट है। चाइना ने क्या किया, उन्होंने अपने मिलिट्री मसल का सर्ट किया। मैं मानता हूं कि हमारी इकोनॉमी का इशू है, लेकिन अगर हम समझेंगे कोई और आके हमारे लिए काम करेगा बलूचिस्तान के सरजमीन से, जितनी मर्जी हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जितना मर्जी हम यूनाइटेड नेशन में चले जाए, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको थोड़ा बहुत अपना मिलिट्री मसल जो है, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू मतीन हैदर, थैंक यू ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आसिफ दुरानी साहब और कमर चीमा। आपने चारों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान के पास बहुत मजबूत शवाहिद हैं, पाकिस्तान का एक मजबूत केस है, कंसिस्टेंसी के साथ बहुत मौसर अंदाज में इस केस को ना सिर्फ ये कि बैन अवी दुनिया के तमाम रेलिवेंट फोरम्स पे लेके जाना है, बल्कि हमने बयानिया भी एक ऐसा कायम करना है जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भारत ने एक परसेप्शन पूरी दुनिया में पैदा की हुई है, ना सिर्फ उसकी नफ़ी हो बल्कि हम भारत को एक्सपोज भी करें। भारत किस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, भारत किस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, भारत किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज करना, बार बार एक्सपोज करना। और डॉजियर्स तो ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर बात करते रहना हर फोरम पे ज़रूरी है। जी आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।